नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं खास खबर। दिन भर की भागदौड़ में कई खबरें आती हैं, कुछ सुर्खियां बनती हैं तो कुछ बहस छिड़ती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो देश, समाज और आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। जी हां, हम लेकर आते हैं ऐसी खबरें जो सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि सबसे खास होती हैं। हर खबर का सार, हर मुद्दे का विश्लेषण और हर बड़ी घटना के पीछे की पूरी कहानी, ताकि आप सिर्फ खबरें देखें नहीं बल्कि उन्हें समझ भी सके। तो देखिए स्वराज एक्सप्रेस पर देश और दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे असरदार और सबसे खास खबर। सोचिए एक ऐसी ट्रेन जो ना डीजल पीती है, ना ऊपर लगे बिजली के तारों से बिजली लेती है और ना ही इसके इंजन से काला धुआं निकलता है। इसके इंजन से निकलते हैं तो सिर्फ पानी और भाप। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब यह हकीकत है। भारत ने हाइड्रोजन ट्रेन के दौर में कदम रख दिया है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच करीब 79 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर चलेगी। एक बार में लगभग 682 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे और ये ट्रेन रोजाना करीब 356 किलोमीटर का संचालन करेगी। भारतीय रेलवे इसे सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भविष्य की रेल तकनीक की शुरुआत मान रहा है। लेकिन आखिर हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, यह चलती कैसे है, क्या यह डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की जगह ले सकती है? तो क्या इससे रेलवे का खर्च कम होगा, क्या इसका किराया कम होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस हाइड्रोजन का नाम सुनते ही लोगों को हाइड्रोजन बम याद आता है, वही हाइड्रोजन यात्रियों को लेकर सुरक्षित तरीके से कैसे दौड़ेगी? आज के एक्सप्लेनर में इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन आखिर होती क्या है। तो देखिए, आज के भारत में दो तरह की ट्रेनें जो कि सबसे ज़्यादा चलती हैं। पहली डीजल इंजन वाली और दूसरी इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीजल ट्रेन ईंधन जलाकर चलती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेन ऊपर लगे ओवरहेड तारों से बिजली लेकर चलती हैं। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन इन दोनों से अलग होती है। यह अपनी ज़रूरत की बिजली खुद बनाती है, यानी कि इसे चलाने के लिए ऊपर बिजली की लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही डीजल जलाना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि यह बिजली आखिर बनती कैसे? देखिए, तो ट्रेन में बड़े बड़े हाई प्रेशर टैंक लगे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ट्रेन के अंदर एक फ्यूल सेल सिस्टम होता है। जब हाइड्रोजन हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है और यही बिजली इलेक्ट्रिक मोटरों तक पहुंचती है और मोटर पहियों को घुमाती है। यानी कि इंजन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को आगे बढ़ाती है। और इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें डीजल नहीं जलता, इसलिए धुआं भी नहीं निकलता और इसके बजाय बाहर निकलते हैं तो सिर्फ पानी और जल वाष्प और थोड़ी सी गर्मी। यही वजह है कि इसे ग्रीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रेलवे को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो इसका पहला कारण यह है ऊर्जा क्षमता। जी हां, वजन के हिसाब से देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हो, हाइड्रोजन दुनिया के सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले ईंधनों में शामिल है। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में लगभग 3 गुना अधिक ऊर्जा होती है और जितनी 1 किलोग्राम डीजल में होती है। इसलिए भारी वाहनों, जहाजों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी इसे भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा कारण यदि हम बात करें तो प्रदूषण का है। जी हां, देखिए, डीजल और कोयले जैसे ईंधन कार्बन छोड़ते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हानिकारक गैसें वातावरण में फैलती हैं। लेकिन हाइड्रोजन में कार्बन नहीं होता, इसलिए फ्यूल सेल से बिजली बनाते समय कार्बन उत्सर्जन लगभग नहीं होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरे कारण की। तो देखिए, भविष्य की तैयारी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। डीजल और पेट्रोल सीमित प्राकृतिक संसाधन है,
लेकिन हाइड्रोजन पानी और दूसरी प्रक्रियाओं से भी तैयार किया जा सकता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन नाम दिया जा रहा है। और अब यहां पर बात हम करेंगे चौथे कारण की। तो चौथा कारण है इसका रिफ्यूलिंग, यानी कि बैटरी आधारित जो ट्रेनें होती हैं उनको चार्ज करने में देखिए आप काफ़ी समय लग सकता है। तो वही हाइड्रोजन टैंक को अपेक्षाकृत कम समय में दोबारा भरा जा सकता है, जिससे ट्रेन लंबे समय तक बिना रुके चल सकती है। अब बात करते हैं कि इसकी लागत कितनी आने वाली है, रेलवे का कितना खर्चा इसमें आएगा। तो देखिए, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है। रोजाना हजारों ट्रेनें चलती हैं और ईंधन पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। रेलवे के कुल परिचालन खर्च का एक बड़ा हिस्सा आपको बता देते हैं कि ईंधन पर ही खर्च होता है। अगर भविष्य में हाइड्रोजन तकनीक सस्ती और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो जाती है तो लंबे समय में ईंधन पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। हालांकि शुरुआती निवेश काफी ज्यादा है और इसलिए फिलहाल यह तकनीक महंगी मानी जा सकती है। अब हम ये जानते हैं कि इस ट्रेन की बनावट कैसी होगी, इसके स्वरूप के बारे में। तो देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में 2 हाइड्रोजन पावर कार होंगी, यानी कि इस तरह के कोच होंगे जो, और फिर जो ट्रेन के दोनों सिरों पर होंगे लगाई जाएंगी, एक आगे और एक पीछे। इनके बीच में 8 यात्री कोच होंगे। फ्यूल सेल के साथ ट्रेन में लिथियम आयन बैटरी भी लगी है। जब ट्रेन सामान्य गति से चलती है तो फ्यूल जैसे बिजली बनाता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर बैटरी भी चार्ज होती रहती है। लेकिन जब ट्रेन को तेज़ रफ्तार पकड़नी होती है या फिर चढ़ाई चढ़नी होती है तब यह बैटरी अतिरिक्त शक्ति देती है, जिससे कि ऊर्जा की बचत भी होती है और ट्रेन का प्रदर्शन भी बेहतर होता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह सुरक्षित है? देखिए, यात्रियों के जहन में यह सवाल जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह के हादसे आजकल जो होते हैं, जो सामने आते हैं रेल को लेकर, उसको लेकर यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि हाइड्रोजन बेहद हल्की और ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होता है। इसलिए मजबूत हाई प्रेशर टैंक, कई स्तर की सुरक्षा प्रणाली, गैस लीक सेंसर, ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम इसमें लगाए जाते हैं। और अगर कहीं रिसाव की आशंका होती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और ज़रूरत पड़ने पर गैस की सप्लाई बंद कर देता है। दुनिया के कई देशों में तकनीक पहले से इस्तेमाल हो रही है। अब इसके सुरक्षा मानक की यदि हम बात करते हैं तो ये काफ़ी मजबूत साबित हुए हैं। भारत में इस ट्रेन के लिए जींद से विशेष हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन तैयार किया गया। यहाँ हाई प्रेशर सिस्टम के जरिए ट्रेन में हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी और रेलवे ने इस पूरी व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार विकसित किया है। अब थोड़ा इसके इतिहास को भी जान लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन का जो विचार है ये अपने आप में कोई नया नहीं है। आपको यह बता देते हैं कि 2016 में जर्मनी में आयोजित इनोट्रांस प्रदर्शनी में पहली बार इस तकनीक का प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद 2018 में दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन यात्री ट्रेन जर्मनी में सेवा में उतरी थी। इसके बाद चीन, जापान, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने भी इस तकनीक का काम शुरू किया। और अब भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत भी उन देशों की सूची में अब शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में इस परियोजना पर काम वर्ष 2020-21 में शुरू हुआ। इसके बाद डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और सुरक्षा जांच में कई साल लगे। सफल ट्रायल पूरे होने के बाद रेल मंत्रालय ने इसके संचालन को मंजूरी दी और अब ये ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए तैयार होकर सामने आ रही है। लेकिन क्या भविष्य में देश की सभी ट्रेनें हाइड्रोजन से चलेंगी? ये भी एक सवाल है। तो इसका जवाब फिलहाल आप यही समझिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी यह तकनीक शुरुआती ही चरण में है। इसकी लागत अधिक है। हाइड्रोजन उत्पादन तथा वितरण का नेटवर्क भी इसमें सीमित ही रहने वाला है। लेकिन जिन रेल मार्गों पर बिजली की लाइनें नहीं हैं या फिर जहां पर डीजल ट्रेनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहां भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेन एक बेहतर विकल्प बन सकती है। यानी कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं
बल्कि भविष्य की उस तकनीक की शुरुआत है जो आने वाले वर्षों में रेल परिवहन की तस्वीर बदल सकती। और अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में देश के कई और रेल मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल इतना तय है कि भारतीय रेलवे ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया। अब देखना यह होगा कि यह तकनीक कितनी तेजी से आम लोगों की यात्रा का हिस्सा बनती है और क्या भविष्य में भारत दुनिया के हाइड्रोजन परिवहन क्षेत्र में अग्रणी देशों में अपनी जगह बना पाता है। तो साथियों, ये हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में हमने आपको बताया और ये एक महत्वपूर्ण जो है शुरुआत वो सरकार की तरफ से की गई है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर। और पहली भारत की जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो अब हरियाणा से जिसकी शुरुआत हुई है। इसकी कुछ खासियतें भी हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कोच और 8 यात्री कोच होंगे। एक बार में 682 यात्री सफर की इसमें क्षमता है। रोजाना करीब 356 किलोमीटर का संचालन होगा। डीजल से नहीं, बिजली से चलती है यह ट्रेन। हाइड्रोजन खुद से बनाता है बिजली। और अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि मोबाइल रिचार्ज, जी हां, आज हर परिवार की जरूरत बन चुका है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करते तो फिर हर महीने का डेटा का पैसा क्यों चुकाएं? देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने या फिर एसएमएस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें बुजुर्ग और जो फीचर फोन यूजर्स हैं, ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, दूसरी सिम रखने वाले ग्राहक शामिल हैं। इसके बावजूद उन्हें मजबूरी में डेटा वाला महंगा रिचार्ज प्लान लेना पड़ता है। अब इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने एक बड़ा कदम उठाया। ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 का ड्राफ्ट जारी किया और इस ड्राफ्ट का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर ग्राहक को डेटा नहीं चाहिए तो उससे डेटा का पैसा क्यों लिया जाए। हालांकि अभी यह सिर्फ प्रस्ताव है। ट्राई ने इस पर टेलीकॉम कंपनियों, उपभोक्ता संगठनों और आम लोगों से सुझाव भी मांगे। सुझाव मिलने के बाद नियम को यहां पर अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो आपको बता दें कि करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए रिचार्ज काफ़ी सस्ता हो सकता है। अब ये समझते हैं कि इस आखिर अब दिक्कत क्या है। तो देखिए, आज देश की ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनियां अपने प्रमुख रिचार्ज प्लान डेटा के साथ बेचती हैं। चाहे ग्राहक इंटरनेट इस्तेमाल करे या फिर नहीं, उसे डेटा वाला पैक खरीदना ही पड़ता है। कुछ कंपनियां केवल कॉल और एसएमएस वाले प्लान ज़रूर देती हैं, लेकिन उनकी वैधता सीमित होती है या फिर विकल्प बहुत कम होते हैं। यानी कि अगर आपको 84 दिन का प्लान चाहिए और केवल डेटा वाला विकल्प उपलब्ध है तो मजबूरी में वही खरीदना पड़ता है। और यही वजह है कि ट्राई अब नया नियम लाना चाहती है। अब इस प्रस्ताव के मुताबिक यदि हम बात करते हैं, अगर कोई कंपनी 7 दिन या फिर 28 दिन, 56 दिन या 84 दिन की वैधता वाला डेटा प्लान बेच रही है तो उसे उसी अवधि का केवल कॉल और एसएमएस प्लान भी उपलब्ध कराना होगा। यानी कि ग्राहक के पास चुनाव का अधिकार होगा और अगर इंटरनेट चाहिए तो डेटा वाला प्लान लें और अगर सिर्फ कॉल करनी है तो फिर बिना डेटा वाला सस्ता प्लान भी चुन सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे रिचार्ज कितना सस्ता हो सकता है। ये लोग यही सोचेंगे कि क्या वाकई इससे रिचार्ज भी सस्ता होगा। तो देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री के जानकारों का यह मानना है कि मौजूदा मोबाइल प्लान की लागत का लगभग 50 से 70% हिस्सा डेटा सेवाओं से जुड़ा होता है। यानी कि अगर डेटा हटा दिया जाए तो प्लान की कीमत काफ़ी कम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी प्लान की कीमत 300 रुपये है तो बिना डेटा वाला प्लान भी लगभग 100 से 150 रुपये के बीच उपलब्ध हो सकता है। हालांकि इसकी अंतिम कीमत जो भी होंगी वो ट्राई नहीं बल्कि टेलीकॉम कंपनियां तय करेंगी, लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ग्राहकों को बेहतर और सस्ते विकल्प ज़रूर मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज़्यादा फायदा इससे किसे होगा।
तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, इसका फ़ायदा उन बुजुर्गों को होगा जो स्मार्टफोन तो रखते हैं लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे लाखों लोग हैं जो सिर्फ बात करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे वर्ग की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा वर्ग जो कि फीचर फ़ोन का यूजर्स है, भारत में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फीचर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें डेटा की ज़रूरत ही नहीं होती लेकिन महंगे प्लान खरीदने पड़ते हैं। और तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो उन लोगों का ये कहना है, वो ऐसे लोग हैं जो दूसरी सिम सिर्फ कॉल के लिए रखते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे कि एक मोबाइल में 2 सिम रखते हैं, एक सिम इंटरनेट के लिए और दूसरी बैंकिंग, ऑफिस या फिर निजी संपर्क के लिए रख सकते हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए भी अब ये बदलाव जो अगर आता है, ये एक राहत भरा फैसला लेकर आ सकता है। इसके अलावा जिन घरों में पहले से ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई कनेक्शन है और मोबाइल डेटा का उपयोग बहुत कम होता है, उन्हें भी कम कीमत वाला विकल्प मिल सकता है। तो अब बात करते हैं ट्राई के ड्राफ्ट में शामिल एक और अहम बदलाव की। तो देखिए, आजकल ज़्यादातर लोग स्पैम कॉल से बचने के लिए ट्रू कॉलर या फिर दूसरे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये ऐप्स ज़रूरी कॉल भी ब्लॉक कर देते हैं। इसी समस्या को देखते हुए ट्राई ने साफ किया है कि ऐसे ऐप्स जो कि 1600 और 140 सीरीज़ के नंबरों को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि 1600 सीरीज़ आखिर है क्या। तो देखिए, 1600 सीरीज़ उन कॉल्स के लिए तय की गई है जो बैंक, वित्तीय संसाधनों और सरकारी एजेंसियों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक, सेबी, सरकारी विभाग या फिर किसी ज़रूरी वित्तीय लेन देन की जानकारी। इसका उद्देश्य है कि ग्राहक आसानी से पहचान सके कि कॉल किसी अधिकृत संस्था से आई है। ऐसे नंबरों को ब्लॉक होने से रोकने का मकसद यह है कि लोग ज़रूरी जानकारी से वंचित ना रह सकें। अब बात करते हैं दूसरी सीरीज़ यानी कि 140 की। तो 140 सीरीज़ का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंपनियों के प्रमोशनल और विज्ञापन कॉल्स के लिए किया जाता है। अगर कोई ग्राहक ऐसे कॉल नहीं लेना चाहता तो उसके पास पहले से डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि DND सेवा का विकल्प होता है। इसलिए ट्राई ये चाहता है कि इन कॉल्स को नियंत्रित करने का तरीका अलग रहे और ज़रूरी नंबरों की पहचान भी बनी रहे। अब सवाल यह है कि अगर यह नियम लागू हो गया तो क्या अगले दिन से ही सस्ते प्लान मिलने लगेंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये बहुत जल्दबाजी होगी। आपको बताते हैं इसकी प्रक्रिया कैसी रहने वाली। देखो, ट्राई पहले सभी हितधारकों से सुझाव लेगा, इसके बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे, फिर टेलीकॉम कंपनियों को इन नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। यानी कि यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। इसके अलावा ट्राई ने यह भी कहा है कि नियम लागू होने के 6 महीने बाद कंपनियों के कामकाज और नियमों के पालन की समीक्षा भी की जाएगी। अब सबसे अहम सवाल यह कि आखिर सरकार और ट्राई को इस मामले में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो टेलीकॉम कंपनियों का काम था। तो देखिए, असल में आपको बता देते हैं कि कुछ वर्षों में लगातार ये शिकायतें सामने आती रही हैं कि ग्राहकों के पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से रिचार्ज विकल्प नहीं है। कंपनियां मुख्य रूप से डेटा वाले प्लान बेच रही हैं, जिससे उन लोगों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है जिन्हें इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि कंपनियों के तय किए गए विकल्पों के हिसाब से रिचार्ज कराने के लिए मजबूर थे। ट्राई का ये मानना है कि उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए, उन्हें वही सेवा खरीदनी चाहिए जिसकी उन्हें वास्तव में ज़रूरत है। और अगर यह प्रस्ताव नियम बन जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर बुजुर्गों, ग्रामीण उपभोक्ताओं और फीचर फ़ोन यूजर्स और सीमित ज़रूरत वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। उन्हें हर महीने सिर्फ कॉल और SMS के लिए अतिरिक्त डेटा का पैसा नहीं देना होगा। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यह प्रस्ताव सिर्फ सस्ता रिचार्ज लाने की कोशिश नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सही विकल्प देने की पहल भी है। अब सबकी नज़रें इस बात पर रहेंगी कि सुझावों के बाद अंतिम नियम आखिर क्या रूप लेते हैं और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इन्हें किस तरह लागू कर सकती हैं। अगर सब कुछ प्रस्ताव के मुताबिक हुआ तो आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज बाजार में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं और ऐसा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें कि करोड़ों ग्राहकों के लिए मोबाइल सेवा जो है इस प्लान के आने के बाद किफ़ायती हो सकती है। तो ये बड़ी सौगात होगी।
तो साथियों, जिस तरह से हमने आपको बताया कि अगर मोबाइल प्लान सस्ते हो जाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा और बिना डेटा वाले प्लान किन लोगों को मिलेंगे, ये हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको बता रहे हैं। कुछ इसकी ख़ास बातें कि आखिर ट्राई को ये फ़ैसला क्यों लेना पड़ा, तो ये भी आप देख लीजिए, ये भी हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको बता रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने आपको बताई। आप देखिए, महंगे रिचार्जों से इस तरह से लोगों को राहत मिलेगी और ये अपने आप में ये एक बड़ी सौगात भी हो सकती है, क्योंकि अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो बहुत से फ़ोन यूजर्स के लिए ये फैसला बेहद राहत भरा और फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फिलहाल खास खबर में बस इतना ही, और देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।